तो ये शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ। मोदी 2 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, यानी टीम मोदी अब काम करने के लिए तैयार। 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। महिला मंत्रियों को भी जगह दी गई। 7 महिला मंत्री, यानी महिलाओं का भी बोलबाला रहेगा। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी पहले से हैं और अब जो विस्तार हुआ उसमें भी 7 नए महिला चेहरा को शामिल किया गया। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे साथ अभिज्ञान मुझे दिख रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास और मनोज्ञा भी मुझे दिखाई दे रही है। विकास, इस पूरे शपथ ग्रहण का अगर हम सबसे बड़ा कैच पॉइंट कहें तो किसको कहेंगे आज आप? देखिए, सबसे बड़ा कैच पॉइंट ये है कि 27 से ज़्यादा 27 कुल मिलाकर पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये देश का ऐसा मंत्रिमंडल है जो जिसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। इसके अलावा 20 चेहरे SC ST के हो गए हैं। तो पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पीड़ित, शोषित वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो वकील होना सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ इस बार मंत्रिमंडल में। 13 ऐसे मंत्री बने हैं जो पेशे से वकील रहे हैं और 6 मंत्री ऐसे हैं जो डॉक्टर रहे हैं पेशे से, 5 मंत्री ऐसे हैं जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं और 7 मंत्री ऐसे हैं जो IAS IPS या IRS ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा वकील बनने वालों को मिला, जो वकील का पेशा चुनने वालों को मिला। ठीक है दिवांग, आपके पास आना चाहूंगी। मेरे लिए जो सबसे बड़ा कैच पॉइंट है वो डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर्स को जो मौका आज दिया गया है और कोविड के तीसरी लहर की लगातार बात की जा रही है, खतरा बना हुआ है, ऐसे में आप इसको एक बड़ा जिसे कहा जाए कि बड़ी उपलब्धता मानेंगे मोदी के इस विस्तार की? डॉक्टर और जिस तरह से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो डॉक्टर्स का अपना महत्व है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो उससे पार भी जाएगा। मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल का युवा होना एक भारत जैसे देश में, जो कि मूल रूप से एक युवा देश है, विश्व के सबसे युवा देशों में है भारत, जहां 35 साल से कम की आबादी की 65% आबादी रहती है। तो एक मुझे लगता है कि बड़ी बात है और एक तरीके से जो इस तरह से समन्वय बिठाने की कोशिश की, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जातियों की, वो भी एक बड़ी बात है। हालांकि हम सब बात कहते हैं और कि भाई परफॉर्मेंस देखा जाता है, हम लोग जाति नहीं देखते, लेकिन उसकी आज देखिए लगातार इस पर चर्चा हो रही है, तो हर रोज इसकी चर्चा जरूर हो रही है, इसके बारे में लिखा भी जरूर जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से आपने इतने मंत्रियों को और इतने मजे हुए मंत्रियों को हटाया, मेरे ख्याल से वो भी एक तो अपना बड़ी बात है, जो इसी से, हालांकि आज वो हमने राष्ट्रपति भवन में नहीं दिखा, पर वो इसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अभिज्ञान, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। दिबांग ने एक बड़ी बात की कि बहुत मजे हुए अनुभवी मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया, युवा चेहरों को मौका दिया गया, खास तौर पे पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेताओं को बड़ा जिसे कहा जाए कि हिस्सा दिया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से इसको जोड़ा जाए? नहीं, लाजमी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से इसको जोड़ा जाए। प्रोमिनेंस और डोमिनेंस, प्रभाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स को, पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है उसको आगे लेकर जाना है और इस लिहाज से आगे लेकर जाना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितना संभव हो सके उसका फायदा हासिल हो, उसका लाभ हासिल हो। तो ये तो बिल्कुल सीधा है। आपके रिपोर्टर्स खुद ही बता रहे हैं कि 20 चेहरे जो है वो SC ST के आगे के इलेक्शंस को भी देखते हुए, इसमें मैं बड़े प्रभावी चेहरे देखा मैंने जो गुजरात से आए हैं, तो इन लोगों की लोकल पॉलिटिक्स में वहां पर जानता हूं, तो इनको इंपॉर्टेंस मिली है। अब आते हैं उस दूसरे पॉइंट पर कि 2 नाम जिनको हटाया गया। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद। अब रविशंकर प्रसाद सब जानते हैं, मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी इंटरैक्शन करने वाला चेहरा थे। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि सरकार के निर्णयों के पर भी बात करने वाला चेहरा थे, उनको हटाना स्पष्ट है कि अपने कुछ कारणों से ट्विटर के इश्यूज को लेकर, इंटरनेशनल इमेज के मैनेजमेंट को लेकर, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बारीकी से देखे जाते हैं। इसकी वजह से उनको हो सकता है कि इंटरनलाइज्ड असेसमेंट में ये पाया गया हो कि नहीं, इनको अभी नहीं रहने की जरूरत है। हर्षवर्धन का जाना बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कोरोना कोविड सेकेंड वेव की हैंडलिंग जो है, उसकी इनएफिशिएंसी जो है, उसके लिए किसी ना किसी को जाना था और वो डॉक्टर हर्षवर्धन नजर आए क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर थे। तो ये बड़े क्लियर पॉइंट्स है। एब्सोल्यूट मेकओवर की कोशिश है एकदम चेहरा बदलने की कि अगले 6 से 7 महीने ये सरकार लोगों को अपनी गलतियां मानते हुए जनता के बीच अलग से बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जैसा कि अभिज्ञान ने भी कहा कि कोविड की दूसरी लहर के बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट पर आई थी और अब ये एक मौका है मोदी सरकार के पास, खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास, कि अपनी छवि को सुधारें। जिस तरीके के चेहरों को उन्होंने शामिल किया है, एक नई रणनीति के साथ वो सरकार को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो 2-3 संदेश देता है। एक, पूरे मंत्रिमंडल का कायाकल्प हो गया है, पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। पुराने नेताओं को रिटायर करने का जो सिलसिला 14 से शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट और आगे बढ़ गया है। तीसरा, सामाजिक न्याय। इसमें मैं कहूँगा कि कमंडल में मंडल समा गया है। जो पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले नेता हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। जिस तरह से सामाजिक समीकरण को साधा गया है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2014 से जो शुरू हुआ तो उसका फायदा 14 में मिला, 17 में उत्तर प्रदेश में मिला, 19 में लोकसभा चुनाव में फिर मिला। उसको और मजबूत करने की कोशिश है। बीजेपी का इस तरह का कोई जातीय सामाजिक आधार पहले रहा नहीं है। अब उसको बनाने की कोशिश है, बना है, साथ है तो साथ बना रहे, इसकी कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए, जिस तरह से अति पिछड़ों को, गैर जाटव दलितों को, आदिवासियों को जोड़ा गया है, वो एक मैसेज है कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके साथ और हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन भी संसद में ये रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, तभी जो आखिरी अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसकी आवाज संसद तक पहुंचेगी। अभय दुबे, एक जो खास बात मैंने नोटिस की वो ये कि उत्तर प्रदेश से कई मंत्रियों को शपथ तो दिलाई गई, लेकिन सबको बतौर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री एक भी नहीं। क्या वजह आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आ रहा है, सिर्फ 8 महीने दूर है, तो बहुत सारी जातियों को और बहुत सारे समुदायों को साधना है। तो वो उसके लिए कैबिनेट रैंक का मंत्री पद देने की आवश्यकता नहीं है, वो राज्य मंत्री पद से वो काम चल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा आगे बढ़कर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मंच से पिछड़े वर्ग का नेता, समग्र पिछड़े वर्ग का, इसमें ओबीसी और एससी एसटी दोनों आते हैं, समग्र पिछड़े वर्ग का नेता होने का एक दावा किया था। और उस दावे के लिए उन्होंने नीतिगत कदम भी उठाए थे, उन्होंने कमेटियां बनाई थी, उन्होंने आयोग बनाए थे, और ऐसा लग रहा था कि भारत का एक पहला प्रधानमंत्री है जो पूरे पिछड़े वर्ग का नेता बनना चाहता है। 2019 में ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो अपनी रणनीति जो है वो छोड़ दी है। इस बार फिर इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में वो बात फिर से निकल कर सामने आती है। बिल्कुल वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा वोट भी इनके पास हैं, और पिछड़े वर्ग का नेता बन के जब आते हैं, जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, उनका पत्ता साफ करने के लिए पूरी रणनीति बहुत काम आती है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2014 में भी और 2019 में अगर ये रणनीति काम कर गई, अभय दुबे जी, सबसे बड़ा कारण ये था कि सामाजिक न्याय की राजनीति जो थी उसका ग्राफ पूरी तरीके से गिर गया था। बिल्कुल अभय दुबे जी, और अगर ये पिछड़ों की रणनीति काम कर गई तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किला फतेह हो सकता है। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तमाम वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं, पूर्वोत्तर भारत से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में किसी सरकार में शायद मिला है। क्या मायने निकाले जाए? कभी नहीं मिला है। अगर मैं
अगर मैं ये कहूं कि 2 दशकों की रिपोर्टिंग में मैंने 2 बार के सांसद राज्यसभा से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनते देखा है असम से, लेकिन असम को बहुत कुछ मिला नहीं है। अगर कुछ मिला है तो अनदेखी मिली है हर बार पूर्वोत्तर भारत को, महसूस किया है वहाँ के लोगों ने। लेकिन इस बार त्रिपुरा की बेटी कही जाने वाली, त्रिपुरा की दीदी कही जाने वाली प्रतिमा भौमिक को एक केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया है। एक छोटे से गाँव से, नफरा गाँव से, जो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के कोने में है, वहाँ के एक व्यक्ति, एक सांसद को आज कैबिनेट मंत्री यानी कि किरण रिजिजू को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और सर्बानंद सोनोवाल जो असम के नायक कहे जाते हैं, 2005 के IMDT एक्ट के सबसे बड़े हीरो रहे हैं, जिसकी वजह से असम में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और उसे सफलता हासिल हुई थी, उन्हें आज कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। तो मोदी सरकार की एक खासियत है कि वर्ग से ज्यादा वर्क पे ध्यान दिया गया है। जो रिपोर्ट ली गई है 2 महीने में, उसके आधार पर भले ही उन्हें मंत्री पद यानी मुख्यमंत्री पद असम का छोड़ना पड़ा हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाकर अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान उस व्यक्ति को पहुंचाया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल पश्चिम बंगाल पे भी लेना चाहूंगी मैं आपसे, जब किसी महिला सांसद मनोज्ञा, ने कैबिनेट, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव को बहुत अच्छे से कवर किया था, छोटा सा सवाल मैं लेना चाहूंगी। शांतनु ठाकुर मथुआ समाज से, मतलब समुदाय का विशेष ध्यान रखा गया, 4 चेहरों को मौका मिला है, छोटा सा जवाब। दक्षिण बंगाल से शांतनु ठाकुर, मथुआ समाज से डॉक्टर सुभाष सरकार जो डॉक्टर भी हैं और बांकुड़ा में अच्छी पैठ रखते हैं, तो उत्तर बंगाल से निशित प्रामाणिक जो एक पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदाय के हैं, और जॉन बारला जो इस समय आदिवासी भी हैं और दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल को अलग करने की सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत देखा जा रहा है। लेकिन बंगाल में इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है और पार्टी में हलचल और नाराजगी भी। बिल्कुल ठीक है, उस नाराजगी पर भी बात करेंगे। फिलहाल पटना का मैं रुख करना चाहूंगी, प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, कुल मिलाकर जेडीयू को एक ही रिप्रेजेंटेशन मिला है, 2019 में भी वही मिल रहा था और इस बार आरसीपी सिंह, लेकिन अब ललन सिंह का क्या होगा? वो अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि पशुपति पारस को जेडीयू के खाते से ही मंत्री बनवाया है नीतीश कुमार ने, ताकि चिराग पासवान को किनारे लगाया जा सके। देखिए शोभना, ये बात तो साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो इस मंत्रिमंडल विस्तार से अलग है और सब कुछ भार जो है वो आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सौंप रखा है। तो ऐसे में जो भी फैसला उन्होंने लिया वो उन्हें भार दिया गया बातचीत करने का और वो खुद मंत्री बन के आ गए और किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। जो हमारे सूत्र है, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं शोभना, वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्तर पर बीजेपी के किसी बड़े नेता से कोई चर्चा नहीं हुई है और ये सब कुछ आरसीपी सिंह खुद उन्होंने बातचीत की है। और एक मंत्री पद जो पहले से था 2019 में, वो अभी भी तय हुआ था, लेकिन उस वक्त नेता तय नहीं हुए थे, लोग तैयार नहीं थे, इसलिए नीतीश कुमार नकर गए थे और वो वापस आ गए थे शपथ ग्रहण के पहले। लेकिन इस बार खुद आरसीपी तैयार हो गए और आरसीपी खुद बन गए हैं। तो ये भी बात आ रही है बिहार में कि जेडीयू में एक पक्ष में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि खुलकर अभी कैमरे पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक व्यक्ति जो कि स्वजातीय नीतीश कुमार के हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ भी नीतीश कुमार बिहार में और केंद्र में भी कुर्मी जाति के ही केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दिबांग, क्या माना जाए? ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, फिर मैं दिबांग का रुख करूंगी। ये वो काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम 1.5 घंटे तक चला। 43 मंत्रियों ने शपथ ली। पिछड़ों को सबसे ज्यादा मौका दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स का भी बड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा। खासतौर पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ज्यादा हिस्सेदारी मिली। ये पूरा वो काफिला, वो पूरा कारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए दरबार हॉल में ये पूरा आयोजन किया गया था। लगभग आधे घंटे पहले ये आयोजन खत्म हो गया था, 20 मिनट पहले, लेकिन अब प्रधानमंत्री का काफिला हमें दिखने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।